इन दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के अध्याय 1 को अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बिहार बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है। इस अध्याय से हमारे बिहार बोर्ड में 2 से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्याय को हम लोग अध्ययन करने से पहले इस किताब के जनक को जानेंगे। इस किताब के जनक एंटोनी लेवोजियर है। तो इस अध्याय में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग सारे प्रश्न के परिभाषा को भी देखते हुए आगे की ओर अध्ययन करेंगे। अगर हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में जानेंगे तो रसायन शास्त्र में हमें यह सिखाता है, इसमें कहा जाता है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचन, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, रसायन शास्त्र में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होती है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे रासायनिक शास्त्र में ही अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँ तो हम लोग घरों में, आसपास, पड़ोस में या कहीं पे भी जाते हैं तो हम उससे वह सारी चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे कहा जाए तो दूध से दही का निर्माण हो जाना, ये सारे हमारे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत होते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, जब कोई पदार्थ हो, हमारे पास एक पदार्थ हो या अन्य कोई और पदार्थ हो जिसमें एक या एक से अधिक गुण वाले पदार्थ निर्माण करने के बाद बनता हो तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन अभिक्रिया जब करेगी तो हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। जी हाँ, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। जब कोई पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम प्रतिफल के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अभिकारक के बारे में भी कुछ 2 बातें सीख लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अगर हम प्रतिफल के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। जी, रासायनिक अभिक्रिया से बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे रिएक्शन के बारे में अगर हम सीखें तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जो रिएक्शन हो रही है, जो अभिक्रिया कर रही है, इससे हमारा एक नया पदार्थ बन रहा है। जैसे HCl, ये नया पदार्थ बन रहा है। ये 2 अलग अलग पदार्थ हैं, ये दोनों अलग अलग पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के पश्चात हमारा एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, जिन्हें हम प्रतिफल कहते हैं। और जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, जो अलग अलग पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करेगी तो इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। जो भाग लेंगे उसे हम अभिकारक कहेंगे, और जो भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनेंगे उसे हम प्रतिफल कहेंगे।
तो चलिए अब आगे हम लोग अगले टॉपिक में चलें। तो इस प्रश्न में कहा जाता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, जी हाँ, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से जो नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे सर, तो कहेंगे H2 प्लस में O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेगी, अभिक्रिया करने के बाद जब एक नया पदार्थ का निर्माण करवाएगा या नया पदार्थ का निर्माण होगा तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए अब हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार को पढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पाला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरे स्थान पे आ जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल यानी कि उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे सर, अगर इसकी एग्जाम्पल को पढ़े तो हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर देता है। अगर हम आपको समझाना चाहे तो हम इस प्रकार समझा सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगी तो जल का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें कहा गया था कि दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान। तो इसी चीजों को हम देखेंगे कि इधर हमारे पास हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है और ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 है। इधर हमारा हाइड्रोजन की संख्या, परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 1 है। इसको समान करने के लिए चले तो हम लोग कह सकते हैं कि सर, अगर हम हाइड्रोजन में 2 दे दे, अगर हम हाइड्रोजन में 2 दे दे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ऑक्सीजन की संख्या 2 तो मिल गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 बनाना है, तो इसके आगे हम 2 लिख देंगे। तो ऐसे लिखने से हमारे दोनों तरफ की परमाणु की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण हुआ, ये समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब इसी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं कि हम लोगों के पास रासायनिक अभिक्रिया रहने के पश्चात भी हम इसे संतुलित कैसे करें। तो इसे संतुलित करने के 2 विधि होते हैं। एक अनुमान विधि होते हैं, एक गणितीय विधि होता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुमान विधि सबसे आसान विधि कहलाता है। अनुमान विधि से बड़े बड़े रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। जैसे सर, अगर हमारे पास मैग्नीशियम हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो
मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, अब प्लस में हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। अब आता है बात सर इसे संतुलित हम कैसे करें। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे संतुलित करने की दो विधियां हैं, आपको हम पहले ही बता दिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इधर हमारे पास मैग्नीशियम की संख्या 1 है, इधर वाले भाग को हम लोग अभिकारक कहते हैं। हम लोग इसके पहले सीख चुके हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक। और इधर वाले भाग जो नए पदार्थ बनते हैं इसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि दोनों साइड में, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या समान है। तो इस चीजों को जानने के लिए हमें चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि मैग्नीशियम इधर हमारे पास 1 है, तो इधर प्रतिफल में मैग्नीशियम की संख्या भी कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन इधर की संख्या 1 है, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है। तो मैग्नीशियम क्लोरीन की संख्या दोनों सेम हो रही है, परंतु हाइड्रोजन की संख्या 2 हो रही है। इधर हमारे पास अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 1 हो रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो हम लोग कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होंगे। तब इसे संतुलित कैसे करें? तो कहेंगे संतुलित करने की आसान विधि अनुमान विधि। कैसे? तो हम लोग ये कह सकते हैं मैग्नीशियम की संख्या अभिकारक में 1, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 1, क्लोरीन की संख्या अभिकारक में 1। प्रतिफल को देखें तो प्रतिफल में मैग्नीशियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सबसे अधिक किसकी संख्या है। तो हम लोग कहेंगे सर हाइड्रोजन की सबसे अधिक संख्या है। किधर हाइड्रोजन की सबसे अधिक संख्या है? तो कहेंगे प्रतिफल में सबसे अधिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो कहेंगे 2 है। अगर प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो अभिकारक में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 ही करना है। तो हम कहेंगे यहां पे कितना बैठा दे, 2। तो हाइड्रोजन क्या 2 हो जाते हैं? जी हाँ, हाइड्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन 2 हो गए, लेकिन उसके बगल में क्लोरीन है, क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर क्लोरीन 2 हो जाएंगे अभिकारक में, तो प्रतिफल में क्या क्लोरीन 2 है? तो कहेंगे नहीं है, तो क्लोरीन को भी 2 करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरीन की 2 संख्या को पुराने के लिए इसमें कितने से गुना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास क्लोरीन जैसे 2 हो जाएंगे तो मैग्नीशियम की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मैग्नीशियम की संख्या प्रतिफल में 2 हो गए तो अभिकारक में भी 2 करने पड़ेंगे। तो कहेंगे हाँ, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। तो अभिकारक में भी संख्या 2 हो गए। अब ये हमारा पूरे समीकरण संतुलित हो गए। कैसे? चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम की संख्या 2, इधर भी मैग्नीशियम की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2, तो इधर भी क्लोरीन की संख्या 2। तो इस प्रकार से हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आशा करता हूं आप लोग संतुलित करने के लिए सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। फिर हमारा आ जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। जी हाँ, इसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। किधर नहीं होगी सर? तो कहेंगे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। तब क्या कहलाएगा? तो कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। कैसे सर? जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी तो जल का निर्माण हो जाएगा। जैसे जल का निर्माण हो जाएंगे
तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 2 है और ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में भी कितने हैं, 2 है। परंतु प्रतिफल में जैसे हम लोग देखने के लिए चलेंगे तो प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या 2 हो रही है और ऑक्सीजन की संख्या 1 ही हो रहा है। इस कारण ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। जी, नेक्स्ट अगर उदाहरण देखें तो हम लोग कह सकते हैं मैग्नीशियम के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों जब विक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे तब सर कहेंगे कि यह संतुलित है, तो हम लोग एकदम कहेंगे कि यह संतुलित नहीं है। तब क्या है, तो कहेंगे असंतुलित है। कैसे असंतुलित है, तो अभी आप लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है, तो कहेंगे अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु की समान रहने के बाद संतुलित कहलाते हैं, और अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु की समान नहीं रहती है, परमाणु की संख्या समान नहीं रहती है, तो वह संतुलित कहलाती है। जी, जैसे देखिए मैग्नीशियम 1 है अभिकारक में, तो प्रतिफल में भी मैग्नीशियम 1 है। अभिकारक में हाइड्रोजन 1 है, तो प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या ये संतुलित होंगे, तो कहेंगे एकदम नहीं होंगे। जी, अगर हमसे कोई पूछे क्या ये संतुलित होंगे, तो हम लोग कहेंगे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए नहीं होंगे। चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को असंतुलित रासायनिक समीकरण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। इस प्रश्न में कहा जाता है रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, ये प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। इस दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होते हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान ना तो निर्माण हो सकता है, ना ही उसकी विकास हो सकते हैं, ना ही उसके विकास हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना ही आवश्यक होता है। अगले प्रश्न आ जाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बहुत सारों को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत समझ में नहीं आए होंगे, तो अब हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को सीखेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का ना तो निर्माण होता है, ना ही विकास होता है। किस सिद्धांत के अनुसार, तो कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं होता है, पदार्थ का ना तो निर्माण होता है, ना ही विकास होता है। तो इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जी, अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगले प्रश्न हमारे पास आ जाते हैं, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर का प्रयोग क्यों किया जाता है। जी, अभी हम लोगों ने बहुत सारे रासायनिक समीकरण को सीखे, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि इनके बीच तीर का निशान
तीर का प्रयोग क्यों करते हैं, तीर का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये जो देखते हैं हम लोग ऐसा जो लगा रहता है इसे हम तीर का कहते हैं निशान। ये तीर का निशान हम लोग क्यों करते हैं, कहेंगे बराबर का निशान क्यों नहीं देते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदुए होते हैं। बराबर देने से दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए बराबर का निशान नहीं देते हैं। तीर का निशान क्यों देते हैं, तो तीर के निशान देने का कारण होता है, तो उस कारण को हम लोग पढ़ेंगे। क्यों किया जाता है, तो कहेंगे क्योंकि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चल सके, इसलिए रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या सीखे हम लोग, तो हम लोगों ने यह सीखा कि हम लोग अभी देखें कि इधर की संख्या, इधर वाले तत्व हमारे, इधर वाले पदार्थ और ये जो नए पदार्थ बनते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, इस पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। जो पदार्थ भाग लेते हैं इस पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है तो उस पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तक हम लोग सीख चुके हैं। तो इसी चीजों को सिखाने के लिए हमें यहाँ पे चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसमें हमें यह स्पष्ट पता चल रहा है कि अभिकारक और प्रतिफल के पदार्थ की परमाणु की संख्या का स्पष्ट रूप से पता चल सके, इसलिए हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं इस पॉइंट को अच्छी तरह आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें